तो लोग दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल आरके सोल्यूशन में। करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देगा ताकि मेरा वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर इस पीछे वाला पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में आकर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, डॉक्टर केसी सिन्हा 8 क्लास का सुगम विज्ञान है ये, और डॉक्टर केसी सिन्हा 8 क्लास का मैथ का भी यहाँ वीडियो बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे आइए और देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने पीछे देखा था दो दो तक देखा था, यानी कृषि पद्धति निम्नलिखित है, जिसमें पहला मिट्टी की तैयारी था, दूसरा बीजों का रोपना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा है खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना। तीसरा है फसलों को पोषक तत्वों की प्राप्ति मिट्टी से होती है। ये हम जानते हैं कि मिट्टी से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों की प्राप्ति खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से होता है। अब मिट्टी के जो पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, खाद जो हम यूज करते हैं उसमें उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं उससे होता है। अगर किसी खेत में लगातार कुछ वर्षों तक किसी फसल को उगाया जाता है तो उसकी उपज में कमी आ जाती है, उपज में कमी आ जाती है, क्योंकि एक ही फसल को बार बार उगाना, तो जो उस फसल का जिस पोषक तत्व का वो यूज करता है उस पोषक तत्व की, यानी एक विशेष पोषक तत्व की कमी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए 2 फसलों के बाद एक दलहनी फसल किया जाता है। उपज में कमी आने का एक कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। पोषक तत्वों की कमी से मिट्टी की उर्वरा शक्ति अर्थात उपज की शक्ति जो है, मतलब उपज जो है वो कम जाती है। मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, यानी उपज बढ़ती है तथा मिट्टी में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, और मिट्टी में पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। किसान अपने खेतों की उर्वरा शक्ति के स्तर को बनाए रखने तथा अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कृषि पद्धतियां को अपनाते हैं। जैसे पहला में काम एक खेतों की उर्वरा शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए किसान एक या अधिक मौसम के लिए खेतों को परती छोड़ देते हैं। इस दौरान खेतों में कोई भी फसल नहीं लगाई जाती, यानी कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एक या अधिक मौसम के लिए, ताकि वो उसमें उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त हो। खेतों में पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों का अपघटन, यानी कि जो उसका अवशेष होता है उसको उस खेतों में छोड़ दिया जाता है। जो सूक्ष्म जीव है, आप पीछे पढ़े थे कि जो सूक्ष्म जीव होता है उस अवशेष का अपघटन कर एक ह्यूमस, यानी कि पोषक तत्व ह्यूमस है, जो उसकी पोषक तत्वों की वृद्धि करेगा, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, यानी अपघटन जो है अवशेषों का, जंतुओं का अवशेषों या फिर पौधों का, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जाता है। इससे मिट्टी को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है तथा इसकी उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे जिनको पसंद होता है वो कर लेते हैं सब्सक्राइब। ठीक, तो चलिए ग नंबर है खेतों में उपजाऊ बनाने के लिए किसानों द्वारा उर्वरक तथा खाद का उपयोग किया जाता है। खाद आपको पता है क्या है, ठीक है, उर्वरक भी आपको पता है। जैसे आपका जो भी वहाँ पे अवशेष डाले थे वो सब खाद का ही रूप धारण कर लेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो हम लोग जैविक खाद का यूज नहीं करते हैं क्योंकि रासायनिक खाद का यूज करते हैं, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन जो जैविक खाद होते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक होता है। उर्वरक यानी आप जिस उर्वरक से उर्वरक शक्ति बढ़ती है, जैसे में आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये सब। तो खेतों में उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को उर्वरक तथा खाद का उपयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से मिट्टी को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जैसे पोटास हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब। ठीक है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसकी आपूर्ति खेतों को करते हैं। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास यानी NPK उर्वरक, जैसे N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम होता है, तो इस उर्वरक का आदि उर्वरक के उदाहरण है। तो ये सब आपका उर्वरक का उदाहरण हो गया, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब आदि उर्वरक है, यानी और ये सब एक पोषक तत्वों है। जैसे ये सब पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है, खेतों को करते हैं। जो उर्वरक है, जो रासायनिक पदार्थ है, जैसे में आप ये सब आप देख रहे हो उर्वरक का उदाहरण, ये सब पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। इनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। इनके प्रयोग से गेहूं, धान तथा मक्का
आदि फसलों की उपज में काफ़ी वृद्धि होती है, क्योंकि अभी वो उर्वरक शक्ति उसका बढ़ चुका है इसका उपयोग से। उर्वरक जल में घुलनशील होता है, जिससे यह फसलों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा फसलों में इसका प्रयोग काफ़ी आसान होता है, परंतु उर्वरकों के बेतहाशा प्रयोग से खेतों की मिट्टी क्षारीय या फिर अम्लीय हो सकती है, इसलिए इसको विवेकपूर्ण ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये जो उर्वरक है उसको ना तो ज़्यादा कम जितना चाहिए वो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो फिर वो बंजर यानी कि जो भूमि होगा वो बेकार भी हो सकता है, क्षारीय या अम्लीय हो जाएगा यानी वो। और इससे और भी हानि है, जैसे अगर हम उसको यूज करते हैं ज़्यादा और फिर उसको जो सिंचाई करते हैं उसके बाद जो उसका पानी है वो नदी वगैरह में जाता है तो वो जल भी प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, और ये होता भी है जिससे हम लोगों को काफ़ी हानि होती है। उर्वरकों को ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे मिट्टी की, जैसे कि यहाँ पे देखें, क्षारीय अम्लीय हो सकती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो सकती है। वर्षा जल के साथ घुलकर ये उर्वरक पास स्थित जल स्रोतों में जाकर जल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित जल उपयोग के योग्य नहीं रह पाता था। उर्वरक का प्रयोग जो है विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और तो नंबर है, अलग अलग फसलों की पोषणिक आवश्यकता अलग अलग होती है, क्योंकि जो अलग अलग फसल होते हैं वो अलग अलग पोषक तत्वों की को यूज करेगा। ठीक है, अगर किसी फसल को लगातार कई वर्षों तक किसी खेतों में उगाया जाए तो इस खेत की मिट्टी में विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह का अगर हम फसल लगाएंगे तो उस पोषक तत्व की, जो पोषक तत्व वो फसल यूज करता है उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस स्थिति में मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए कोई दो फसलों के बीच फलीदार फसल, यानी कि फलीदार मतलब जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब हम लोग जैसे पौधे का विभिन्न भाग को खाते हैं, फल वाले भाग खाते हैं, जड़ वाले भाग खाते हैं, तने वाले भाग खाते हैं, पत्ता वाला भाग खाते हैं। तो जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, इसके फल वाले भाग को खाते हैं। ठीक है, और चना का तो साग भी होता है तो उसको हम पत्ता भी खाते हैं, तना भी खा जाते हैं। आलू हो गया, तना खाते हैं। तो इसे समझ सकते हैं फलीदार फसल, यानी कि जो चना हो गया, मटर हो गया, ये सब सोयाबीन, ये सब फलीदार फसल है, तो इसको लगाना चाहिए। फलीदार फसल के उदाहरण तो आप देख रहे हैं नीचे, चना, मटर, सोयाबीन, गेहूं, उड़द, मसूर आदि है। ठीक है, इन फसलों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियां यानी इन जो फसल है उसके जड़ में गांठ, जैसे देख रहे हैं ना, गांठ होता है ना, उस तरह का गांठ होता है। ठीक है, ग्रंथियां यानी गांठ में, और इसमें राइबोजोबियम एक जीवाणु नामक जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। ग्रंथियों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, राइजोबियम। ठीक है, तथा इन ग्रंथियों में अपना वास स्थान यानी रहने का स्थान भी बनाए रखते हैं। इसके बदले में ये जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण कर इसे नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत कर देते हैं। यानी कि जो राइजोबियम है वो वायुमंडल से नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत कर देता है। यानी कि नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको स्थिरीकरण कर इसे नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत कर देता है, बदल देता है। तो ये जो जीवाणु है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण कर यानी उसको तोड़कर इसे नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत कर देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इस प्रकार फलीदार फसल के जड़ की ग्रंथियों तथा राइजोबियम जीवाणु के बीच पाई जाने वाले लाभदायक साझेदारी को सहजीवन कहा जाता है। यानी कोई भी दो प्राणी हो उसके बीच में लाभदायक साझेदारी को हम सहजीवन कहेंगे। ठीक है, जिस तरह से ग्रंथियां हो गया, राइजोबियम हो गया, ये इसमें जो है ग्रंथियों में वास स्थान बनाता है। इसके बदले में वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर एक नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन यौगिक उसको बदल कर देता है। तो ये एक तरह का सहजीवन इसको कहते हैं। सहजीवन में दोनों जीवों को लाभ प्राप्त होता है। जब फलीदार फसल की कटाई होती है तब जड़ की ग्रंथियों में जीवाणु द्वारा निर्मित नाइट्रोजन के यौगिक खेतों की मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन के यौगिक अभी जो उससे बना वो खेतों में
मिल जाते हैं तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और आपको पता नहीं होगा शायद, और आपको शायद पता होगा कि जो खेत है उसमें नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है, तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई दो फसलों के बीच एक फलीदार फसल लगाने की सलाह किसानों को दी जाती है। इस प्रकार की फसल लगाने की पद्धति को फसल चक्रण कहा जाता है। यानी कि दो फसल लगाने के बाद फलीदार फसल लगाने की जो विधि है उसे फसल चक्रण कहा जाता है। और ये खाद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक अगर नहीं समझते तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, ठीक है, वैसा पदार्थ जो कार्बनिक होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों होगा तो खाद जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन अकार्बनिक पदार्थ बोले तो जिसमें कार्बन होगा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, वो अकार्बनिक होगा। जैसे ग्लूकोज की बात करता है C6H12O6, ठीक है, तो ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो ये कार्बनिक हो गया जी, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ कार्बन है तो ये अकार्बनिक हो गया। जल की बात किया जाए H2O तो ये सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये भी अकार्बनिक हो गया, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण पौधों तथा जंतुओं को के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से होता है। ये खाद की प्राप्ति जो अपशिष्ट होता है जंतु या पौधे उसकी अपघटन अर्थात जो जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 2 से 3 अरब या शायद खरब इतना इसमें सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सूक्ष्मजीव अपघटन से होता है। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव इन अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। किसान एक गड्ढा खोदकर उसमें पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट को डाल देते हैं तथा ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद ये अपशिष्ट अपघटित होकर खाद में बदल जाते हैं। जुताई के समय खाद को मिट्टी में डाल दिया जाता है। जो वो खाद बना उसको जुताई के समय मिट्टी में डाल दिया जाता है जिससे यह अच्छी तरह उसमें मिल जाए। यह मिट्टी में पोषक तत्वों में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। यह मिट्टी को भुरभुरी तथा सरंध्र यानी कि रंध्र बनाता है, ठीक है, रंध्र के साथ, ताकि उसमें श्वसन लेने में आसानी हो, ठीक है, जो भी फसल हो उसको, जिसके कारण गैस का विनिमय यानी कि श्वसन क्रिया यानी गैस का आदान प्रदान आसानी से होता है। खाद के प्रयोग से मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है खाद के प्रयोग से। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, चैप्टर नहीं एंड हुआ है, अभी वीडियो एंड हुआ है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी और शेयर भी कर दीजिएगा।